तो दोस्तों कॉनर द बारबेरियन है जी हाँ दोस्तों, ये फ्रेंचाइजी बहुत पुरानी है और इसमें कई एनिमेटेड वर्जन भी आ चुके हैं और अब इसका तीसरा पार्ट या 2025 का नया वर्जन हमें देखने को मिलने वाला है। इसका आप एक जैसे तीसरा पार्ट बोल सकते हो इस फ्रेंचाइजी का। तो उसी पर बात होगी आज की इस वीडियो में। पूरी जानकारी मैं इसके बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। अमेरिकी तलवार और जादू की फिल्म है जो रॉबर्ट ई हॉवर्ड द्वारा बनाए गए इसी नाम के चरित्र पर आधारित है। यह फिल्म कॉनन मिथ की एक नई व्याख्या है और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्मों से संबंधित नहीं है। इसमें जेसन मोमोआ मुख्य भूमिका में है, साथ ही रेचल निकोल्स, रोज मैकगोवन, स्टीफन लैंग, रॉन परलमैन और बॉब सेप भी है, जिसका निर्देशन मार्कस निस्पेल ने किया है। मॉर्गन फ्रीमैन ने फिल्म की कहानी सुनाई है। फिल्म को वार्नर ब्रदर्स के पास कई सालों तक विकास में बिताया गया था, इससे पहले कि 2007 में इसके अधिकार न्यू इमेज मिलेनियम फिल्म्स को हस्तांतरित कर दिए गए, जिसमें एक क्लॉज के साथ उत्पादन पर तत्काल शुरुआत की इच्छा व्यक्त की गई थी। लायंसगेट और सोनी पिक्चर्स ने वितरण के लिए बातचीत शुरू की, जिसमें कई निर्देशकों ने फिल्म को देखा, जिनमें प्रमुख रूप से ब्रेट रैटनर थे। 2009 में निस्पेल पर बसने से पहले और उसके बाद कलाकारों और चालक दल को एक साथ लाया गया। फिल्मांकन 15 मार्च 2010 को शुरू हुआ और 5 जून 2010 को समाप्त हुआ। फिल्म को सबसे पहले 17 अगस्त 2011 को 4 देशों बेल्जियम, फ्रांस, आइसलैंड और फिलीपींस में रिलीज किया गया था। 5, 6, 19 अगस्त को उत्तरी अमेरिका में रिलीज होने से पहले। कथानक: युद्ध के मैदान में जन्मे कॉनन, कोरिन के बेटे है, जो एक बर्बर सरदार और लोहार है। बचपन में वह अपने पिता के सामने खुद को एक कुशल लेकिन हिंसक योद्धा साबित करता है। एक दिन कॉनन के गांव पर खलार जिम नामक सरदार ने हमला किया, जो अपनी मृत पत्नी मालिवा, एक दुष्ट जादूगरनी को पुनर्जीवित करने और हाइबोरिया पर विजय प्राप्त करने के लिए एचरॉन के मुखौटे को फिर से जोड़ना चाहता है। जादूगरों द्वारा तैयार किया गया मुखौटा, जिसका उपयोग दुनिया को अपने अधीन करने के लिए किया जाता था, टुकड़ों में टूट गया और एकीकरण को रोकने के लिए बर्बर जनजातियों में बिखरा दिया गया। कोरिन की जनजाति के टुकड़े का पता लगाने और पूरे गांव का कत्लेआम करने के बाद जिम कॉनन को अकेला जीवित छोड़ देता है। सालों बाद कॉनन, जो अब वयस्क हो चुका है, एक समुद्री डाकू है और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए जिम का शिकार करता है। मेसेंटिया शहर में उसकी मुलाकात इलाशान से होती है, जो एक चोर है, और जिम के सैनिकों में से एक लुसियस उसका पीछा कर रहा है, जिसे कॉनन अपने गांव के नरसंहार से पहचानता है। वह लुसियस का सामना करने के लिए इलाशान के साथ खुद को पकड़वाता है। उसे प्रताड़ित करते हुए कॉनन को पता चलता है कि जिम मुखौटे की शक्ति को मुक्त करने के लिए एचरॉन के जादूगरों की महिला शुद्ध रक्त वंशज की तलाश कर रहा है। कॉनन लुसियस के कैदियों को मुक्त करता है, जो लुसियस को मार देते हैं। जिम और उसकी बेटी, जादूगरनी मैरिक, एचरॉन के नेक्रोमेसरों के शुद्ध रक्त वंशज को खोजने के लिए एक मठ पर हमला करते हैं। सीर, एक भिक्षु, अपने शिष्य तमारा को भागने के लिए कहता है, यह जानते हुए कि वह वही है जिसे जिम खोज रहा है। कॉनन तमारा को बचाता है और जिम के दाहिने हाथ रेमो को पकड़ लेता है। तमारा की पहचान जानने के बाद कॉनन रेमो को जिम के शिविर में ले जाता है, उसे मार देता है और जिम को एक संदेश भेजता है। जिम और मैरिक कॉनन से भिड़ते हैं और जिम आखिरकार उसे पहचान लेता है कि वह वही लड़का है जिसे उसने जिंदा छोड़ा था। उनकी लड़ाई के दौरान मैरिक ने कॉनन को बूमरैंग तलवार से झड़ दे दिया और उसे तमारा ने बचा लिया। वे समुद्र में कूद जाते हैं और कॉनन के जहाज पर वापस लौट आते हैं, जहां वह ठीक हो जाता है। नाव पर जिम के आदमियों ने हमला किया, लेकिन कॉनन और उसका गिरोह उन्हें हरा देता है। कॉनन जिम के राज्य के लिए रवाना होता है। उसका दोस्त आर्टस तमारा को उसके पीछे भेजता है और दोनों एक साथ रात बिताते हैं। अगले दिन जब वह नाव पर लौट रही होती है, तो जिम के आदमियों द्वारा तमारा को पकड़ लिया जाता है।
कॉनन इलाशान से जिम के महल में घुसने में मदद मांगता है। जिम तमारा के खून का इस्तेमाल करके मुखौटा ठीक करता है और अपनी पत्नी की आत्मा के लिए उसके शरीर का इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। जिम के कालकोठरी की रखवाली करने वाले एक टेंटेकल राक्षस का सामना करने के बाद कॉनन तमारा को मुक्त करता है और जिम से लड़ता है। अंततः वह तलवार वापस ले लेता है जिसे मारिक ने अपने पिता से चुराया था। वह मारिक का हाथ भी काट देता है और वह घातक रूप से घायल हो जाती है। कॉनन और तमारा एक पुल पर फंस जाते हैं क्योंकि जिम अपनी पत्नी को बुलाने के लिए मुखौटे की शक्ति का उपयोग करता है। उसकी आत्मा तमारा के शरीर पर कब्जा करना शुरू कर देती है। कॉनन पुल को नष्ट कर देता है जिससे जिम नीचे लावा में गिर जाता है और वह और तमारा भाग जाते हैं। कॉनन तमारा को उसके जन्मस्थान पर वापस लाता है, फिर अपने पुराने गांव की यात्रा करता है। वह अपने पिता की यादों को ताज़ा करता है, इस बात से संतुष्ट है कि उसने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया है और अपने पिता की तलवार वापस पा ली है, जिससे उसका सम्मान बहाल हो गया है। रालना जेसन मोमोआ कॉनन के रूप में, युवा कॉनन के रूप में लियो हॉवर्ड, रेचेल निकोल्स तमारा, मठ की एक सुंदर और अध्ययनशील नौसिखिया जो वास्तव में एचेरोनियन नेक्रोमैसरों के वंश से है। स्टीफन लैंग खालर जिम के रूप में एक क्रूर साम्राज्य निर्माण सरदार। जिम अपनी पत्नी मालिवा को पुनर्जीवित करने के लिए जीवन और मृत्यु पर एचरॉन की शक्तियों की तलाश करता है, जिसे उसकी बुराई के लिए जला दिया गया था। चरित्र को मूल रूप से खालर सिंह कहा जाने वाला था। 7 रोज मैकगोवन, मैरिक, जिम की बेटी और एक शक्तिशाली चुड़ैल। ऐसा माना जाता है कि उसे अपनी शक्तियां अपनी मां मालिवा से विरासत में मिली है। युवा मैरिक के रूप में इवाना स्टेनेवा, सईद तगमावी, एलाशान, एक चोर जो कॉनन की मदद करके उसका कर्ज चुकाता है। बॉब सैप उकाफा, कुश के सवाना से कुशाइट जनजाति के नेता और जिम के लेफ्टिनेंटों में से एक। रॉन परलमैन, कोरिन, एक लोहार, सिमेरियन का नेता और कॉनन का पिता। स्टीवन ओडोनेल लुसियस के रूप में जिम के एक्विलोनियन भारे के सैनिकों की सेना का नेता। सिमेरियन गांव की लूटपाट के दौरान कॉनन द्वारा लुसियस का चेहरा बिगाड़ दिया जाता है। इसके तुरंत बाद वह मेसेंटिया में गार्ड कैप्टन बन गया। डायना लुबेनोवा, चेरेन, एक अंधी तीरंदाज जो जिम की भारे की सेना में अंधे तीरंदाजों के एक समान दल का नेतृत्व करती है। नॉन्सो एनोजी, आर्टस, एक जमोरन समुद्री डाकू और कॉनन का दोस्त। मिल्टन वेल्श रेमो, एक अज्ञात मानव जाति का सदस्य और जिम के लेफ्टिनेंटों में से एक। राद रावी फसीर, एक वरिष्ठ भिक्षु और मठ का नेता जिसे तमारा की देखभाल का दायित्व सौंपा गया है। एंटोन ट्रेंडाफिलोव, जालटोटुन के रूप में। मालिवा के रूप में गिसेला मारेंगो। मॉर्गन फ्रीमैन कथावाचक के रूप में 8। लैला रोआस, फियाला के रूप में कॉनन की मां। एलिना पुस्काउ, लारा के रूप में। 1990 के दशक के अंत में कॉनन द डिस्ट्रॉयर के बाद एक दूसरे कॉनन सीक्वल की चर्चा थी, जो एक पुराने कॉनन के बारे में था, जिसका शीर्षक किंग कॉनन, क्राउन ऑफ आयरन रखा जाना था। हालांकि 2003 में कैलिफोर्निया के गवर्नर के रूप में श्वार्ज़नेगर के चुनाव के कारण यह परियोजना समाप्त हो गई। 9 वार्नर ब्रदर्स ने इस परियोजना को शुरू करने के लिए 7 साल बिताए, जिसमें द वाचोव्स्की, जॉन मिलियस और रॉबर्ट रोड्रिग्ज द्वारा विकास के प्रयास किए गए, जो विकास को पूरा करने के सबसे करीब थे, लेकिन उन्होंने ग्रिंडहाउस के लिए परियोजना छोड़ दी। बोअज याकिन को 2006 में फिर से शुरू करने के लिए काम पर रखा गया था। हालांकि जून 2007 में अधिकार पैराडॉक्स एंटरटेनमेंट को वापस कर दिए गए। हालांकि वार्नर के तहत बनाए गए सभी ड्राफ्ट उनके पास ही रहे। पैराडॉक्स के सीईओ फ्रेडरिक मालमबर्ग ने वैरायटी को बताया, हम वार्नर ब्रदर्स का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन 7 साल बाद हम उस बिंदु पर आ गए जहां हमें उत्पादन में प्रगति देखने की जरूरत थी। पैराडॉक्स इसके बाद अधिकारों की नीलामी कर रहा था और विभिन्न समूहों ने निर्माण में रुचि दिखाई, जिसमें न्यू लाइन सिनेमा,
हॉलीवुड गैंग और मिलेनियम फिल्म्स शामिल थे। 10. जब अधिकार वार्नर के पास थे, तब विकास समय की निराशा के कारण मालमबर्ग ने सौदे की शर्तें तय कीं, जहां वे 1 साल के विकल्प के लिए $1 मिलियन की मांग कर रहे थे, साथ ही प्रत्येक वर्ष के नवीनीकरण के लिए $1 मिलियन की मांग कर रहे थे। अगस्त 2007 में यह घोषणा की गई कि मिलेनियम ने एक अज्ञात सातंकीय सौदे में परियोजना के अधिकार हासिल कर लिए हैं, जिसमें मालमबर्ग और मिलेनियम के एवी लर्नर, बोज डेविडसन, जो गट्टा और जॉर्ज फुर्ला निर्माण के लिए तैयार है। इस सौदे की मध्यस्थता गट्टा ने की थी, जिन्होंने मूल रूप से 2002 में पैराडॉक्स और वार्नर के बीच सौदा किया था। उत्पादन की शुरुआत वसंत 2006 में करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसका उद्देश्य रॉबर्ट ई हॉवर्ड निर्माण के प्रति अधिक वफादार कहानियां बनाना था। 11. रेनबो पर साझेदारी के बाद न्यू इमेज, मिलेनियम और लायंसगेट ने उस रिश्ते की मजबूती और रेनबो के संचालन से मिलेनियम के निर्माताओं की खुशी के कारण इस फिल्म पर साझेदारी की। जनवरी 2008 में लायंसगेट को उत्तरी अमेरिका का वितरण संभालने की घोषणा की गई थी। इस बिंदु पर थॉमस डीन डोनेली और जोशुआ ओपेनहाइमर को पटकथा लिखने के लिए राजी किया गया था। न्यू इमेज, मिलेनियम के संस्थापक लर्नर और डैनी डिम्बोर्ट ने अनुमानित $100 मिलियन में फिल्म को पूरी तरह से वित्तपोषित करने की तैयारी की थी। 12. रोज मैकगोवन के साथ रेड सोंजा को विकसित करने के एक संक्षिप्त प्रयास के साथ रॉबर्ट रोड्रिगेज ने जुलाई 2008 में उल्लेख किया था कि वह कॉनन का निर्माण करने के लिए भी चर्चा कर रहे थे। 13. अगस्त में घोषणा की गई थी कि डर्क ब्लैकमैन और हॉवर्ड मैक्केन को मूल स्रोत सामग्री पर लौटने और आर-रेटेड फिल्म बनाने की इच्छा के साथ पटकथा को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया है। 14. नवंबर 2008 में ब्रेट रैटनर को समय से पहले ही लर्नर द्वारा हॉलीवुड रिपोर्टर को कॉनन का निर्देशक घोषित कर दिया गया, जिससे वे नाखुश हो गए क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं अभी कॉनन नहीं कर रहा हूं। यह पूरी तरह से समय से पहले है। अभी के लिए कॉनन केवल एक विकास सौदा है। मेरा पैरामाउंट में एक सौदा है और मैं बेवर्ली हिल्स कॉप 4 पहले कर रहा हूं, चाहे कुछ भी हो। एवी को आपको या प्रेस में किसी और को यह नहीं बताना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। 15. 16. हालांकि गट्टा ने मई 2009 में खुलासा किया कि फिल्म के विकास पर 6 महीने की चर्चा के बाद रैटनर अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण इस परियोजना से हट गए। इसके बावजूद गट्टा को उम्मीद थी कि वे 24 अगस्त को बुल्गारिया में मिलेनियम की फिल्मांकन शुरू करने के इरादे को पूरा करेंगे। 17. जून 2009 में पता चला कि मार्कस निस्पेल फिल्म के निर्देशक के रूप में बागडोर संभालेंगे। 18. फरवरी 2010 में घोषणा की गई कि सीन हूड निर्माताओं के लिए एक बार फिर से स्क्रिप्ट लिखेंगे। 19. प्री प्रोडक्शन के शुरुआती दौर में कॉनन फिल्म का अस्थायी शीर्षक था, जब तक कि इसे कॉनन 3D में नहीं बदल दिया गया। अंत में दिसंबर 2010 की शुरुआत में शीर्षक निश्चित रूप से कॉनन द बारबेरियन में बदल दिया गया, जो 1982 की फिल्म का ही शीर्षक था। 20. ढलाई, जनवरी 2010 में जेसन मोमोआ को कॉनन की भूमिका के लिए चुना गया। 21. मोमोआ ने इस भूमिका के लिए केलन लुट्ज को हराया। उन्हें लॉस एंजिल्स में एक स्टंट और मार्शल आर्ट अकादमी में अपने हिस्से के लिए 6 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित किया गया था, जबकि अभी भी फिल्म के लिए बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा था। मोमोआ ने द बॉर्न अल्टीमेटम के स्टंट कलाकार डेविड लीच और द मैट्रिक्स रीलोडेड और द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन के मार्शल आर्ट स्टंट समन्वयक चार्ल्स स्टेल्स्की की मदद से अपने 215 पाउंड के फ्रेम में 10 पाउंड की मांसपेशियां जोड़ने का इरादा किया। 22. लियो हॉवर्ड को फिल्म में युवा कॉनन के रूप में लिया गया था, क्योंकि पहले 15 मिनट कॉनन की युवावस्था पर केंद्रित थे। 23. कॉनन के पिता कोरिन के लिए कास्टिंग कॉल से पता चलता है कि चरित्र शक्तिशाली रूप से निर्मित, बुद्धिमान, सुंदर, मास्टर तलवारबाज, कुशल लोहार, सिमरियन के वास्तविक नेता और कॉनन के पिता है।
वह अपनी मरती हुई पत्नी के भयानक अनुरोध का जवाब देने का संकल्प लेता है और कॉनन को उससे दूर कर देता है ताकि वह उसे देख सके। फिर वह कॉनन के पालन पोषण का भार उठाता है, जो लड़के के बर्बर स्वभाव को देखते हुए कठिन साबित होता है। कोरिन अपने बेटे को तलवार का अर्थ सिखाता है, एक गर्म ब्लेड को ठंडा और तड़का लगाना चाहिए। जब खलार आखिरकार उसे घेर लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है, तो वह न तो कोई पछतावा दिखाता है और न ही दर्द, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए अपनी चिंता को दुश्मन की नजरों से छिपाता है। 24 मिकी राउरके ने सबसे पहले बातचीत में प्रवेश किया। मूल रूप से बातचीत पहले भी हुई थी, लेकिन बातचीत न होने की अवधि के बाद फरवरी 2010 में राउरके को प्रस्ताव वापस कर दिए गए। 25 राउरके ने दूसरी बार प्रोजेक्ट छोड़ दिया, जाहिर तौर पर इमोर्टल्स फिल्म के पक्ष में। रॉन परलमैन ने मार्च 2010 में यह किरदार निभाया। 26-27 बॉब सेप ने उकाफा का किरदार निभाया है, जो कुश के सवाना से कुशाइट जनजाति के नेता है। उकाफा खालर जिम का दूसरा कमांडर है। उसे जलन होती है कि जिम की बेटी मैरिक एक दिन सरदार बनेगी। वह अपने नेता की बात मानता है, लेकिन अपनी बेटी को उखाड़ फेंकने की साजिश रचता है। वह एक शक्तिशाली योद्धा है और युद्ध में अपराजय है जब तक कि वह कॉनन से नहीं मिलता। 28 राहेल निकोल्स तमारा के रूप में कलाकारों में शामिल हुई, जिन्हें रानी की नौकरानी, अंगरक्षक और सबसे अच्छी दोस्त के रूप में वर्णित किया गया है। वह और रानी की कई अन्य महिला अंगरक्षक एचर्न के अभिशाप के कारण अपने जीवन के अधिकांश समय छिपकर बिताती है, जो रानी के जीवन को उसके राजा को लगभग अमर शक्ति प्रदान करने के लिए ले जाएगा। जब एचर्न का राजा बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाला एक शक्तिशाली सरदार खलार जिम मठ पर हमला करता है और सभी नौसिखियों को पकड़ लेता है, तो वह इलीरा से अलग हो जाती है, जिसकी उसे रक्षा करनी चाहिए। अपनी पूरी ताकत और इच्छाशक्ति के साथ हूड ने ब्राउन यूनिवर्सिटी से शुद्ध गणित और स्टूडियो कला में डबल मेजर के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर हॉलीवुड में से ड्रेसर, प्रॉप असिस्टेंट और कला निर्देशक के रूप में कई साल बिताए। जेम्स कैमरून, डेविड फिंचर और डेविड लिंच जैसे विविध फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया। उन्होंने यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1997 में प्रोडक्शन में एमएफए के साथ स्नातक किया। उनकी छात्र लघु फिल्म द शाई एंड द नेकेड ने विज्ञान के सकारात्मक चित्रण के लिए स्लोअन फाउंडेशन से अनुदान जीता। एक आजीविका पटकथा लेखन। हूड ने 2000 में एमटीवी फिल्म्स को अपनी पहली स्पेक पटकथा बेची और डायमेंशन फिल्म्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हैलोवीन, पुनरुत्थान और शापित पर पुनर्लेखन शामिल थे। उन्होंने निर्माता एवी लर्नर के लिए कॉनन द बारबेरियन पर काम किया, 3 और हरक्यूलिस द लीजेंड बिगिंस। हाल ही में उन्होंने रोलिंग इन द डीप उपन्यास का एक पटकथा रूपांतरण लिखा, जिसे जे टॉड हैरिस द्वारा निर्मित और मैरी लैम्बर्ट, निर्देशक, द्वारा निर्देशित किया जाएगा। 2011 में हूड को 5वीं रेम्बो फिल्म की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका शीर्षक रेम्बो लास्ट स्टैंड था। 5 हालांकि हूड की स्क्रिप्ट को 2012 की शुरुआत में रोक दिया गया था। 6 टेलीविजन। उन्होंने एनबीसी हॉरर एंथोलॉजी सीरीज फियर इटसेल्फ के लिए एपिसोड इकोज लिखा। इसी तरह उन्होंने शोटाइम हॉरर एंथोलॉजी सीरीज मास्टर्स ऑफ हॉरर में एपिसोड सिक गर्ल लिखकर योगदान दिया। हूड ने सीडब्ल्यू के लिए सिक पर भी काम किया। 8 और एमटीवी के लिए द डॉर्म। 2022 में उन्होंने वॉरेन एलिस की कॉमिक फ्रीक एंजल्स को क्रंचरोल के लिए एक एनिमेटेड सीरीज में रूपांतरित किया। रास्ते पर लाने वाला। वह फिल्ममेकर्स एलायंस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और अक्सर एफए के अध्यक्ष जैक्स थेलेमेक के साथ रचनात्मक सहयोग करते हैं। 9 उनकी सबसे हालिया लघु फिल्म मेलानचोली बेबी है। ब्लॉगिंग। हूड ने 2008 से 2017 तक स्क्रीन राइटिंग ब्लॉग जेनर हैक्स लिखा। 10 यूएससी में अध्यापन। वह वर्तमान में
यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में सहायक प्रोफेसर है। वह फीचर स्क्रिप्ट लिखना, एडवांस्ड मोशन पिक्चर स्क्रिप्ट एनालिसिस और शॉर्ट फिल्म बनाना जैसे पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। 11 क्रेडिट। पतली परत। वर्ष पतली परत श्रेय नोट्स 1998 शर्मीली और नग्न लेखक लघु फिल्म निर्देशक भी 1999 द डार्कलिंग्स लेखक टीवी फिल्म ब्रेंडन हूड के साथ सहलिखित 2002 हैलोवीन पुनरुत्थान पटकथा 12 लैरी ब्रैंड के साथ सहलेखन घन 2 हाइपरक्यूब कहानी पटकथा 13 एर्नी बारबराश और लॉरेन मैकलॉगलिन के साथ सहलेखन 2003 अकेला लेखक वीडियो छोटा निर्देशक भी 2005 कोआ दुष्ट प्रार्थना पटकथा 14 लांस मुंगिया और जेफ मोस्ट के साथ सहलेखन 2008 उदास बच्चा लेखक लघु फिल्म निर्देशक भी मध्यरात्रि मूवी कहानी 2011 कोनन द बार्बियन द्वारा लिखित 15 थॉमस डीन डोनेली और जोशुआ ओपेनहाइमर के साथ सहलेखन 2014 हरक्यूलिस की किंवदंती द्वारा लिखित 16 डैनियल गियाट के साथ सहलेखन छात्रावास लेखक टीवी फिल्म मार्कस निस्पेल जन्म 26 मई 1963 एक जर्मन फिल्म निर्देशक और निर्माता है जिन्हें कई हाई प्रोफाइल अमेरिकी रीमेक जैसे कि द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 2003 के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई टेलीविजन विज्ञापनों और संगीत वीडियो का निर्देशन भी किया है, जिसमें सी म्यूजिक फैक्ट्री का गोना मेक यू स्वेट, एवरीबडी डांस नाउ और थिंग्स दैट मेक यू गो हम, जेनेट जैक्सन का रनअवे, फ्यूजीज का रेडी और नॉट और स्पाइस गर्ल्स का स्पाइस अप योर लाइफ शामिल है। प्रारंभिक जीवन और कैरियर। निस्पेल का जन्म 26 मई 1963 को फ्रैंकफर्ट में हुआ था। 2 वह मैकनेयर बैरक के पास बड़े हुए और सैनिकों के बच्चों के साथ घूमने से अंग्रेजी सीखने में सक्षम थे। 3 15 साल की उम्र में उन्हें हेसलर और केहर नामक बुटीक में नौकरी मिल गई। जब उनका एक अमेरिकी विज्ञापन एजेंसी में पहला साक्षात्कार हुआ तो उनसे पूछा गया कि ओरियो का क्या मतलब है, और उन्होंने अमेरिकी संस्कृति को समझने के महत्व को महसूस किया और कैसे विज्ञापन में काम करने से उन्हें यह समझने में मदद मिली। 4 5 उन्हें 20 साल की उम्र में फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने ब्रुकलिन कॉलेज और न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भाग लिया। वह यंग एंड रूबिकैम के लिए एक कला निर्देशक भी थे। उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी पोर्टफोलियो आर्टिस्ट नेटवर्क शुरू की। फीचर कैरियर। निस्पेल एंड ऑफ डेज के साथ अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन बजट के मुद्दों के कारण शूटिंग से पहले ही पीछे हट गए। 6 2002 में निस्पेल ने द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। 7 वह शुरू में फिल्म का रीमेक बनाने के विरोध में थे, लेकिन मूल फिल्म के छायाकार और निस्पेल के नियमित सहयोगी डैनियल पर्ल ने उन्हें निर्देशन के लिए मना लिया। यह फिल्म 17 अक्टूबर 2003 को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई, लेकिन आर्थिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $107 मिलियन की कमाई की। 2000 के दशक और 2010 के दशक में निस्पेल ने प्रमुख शैली की फिल्मों के कई और रीमेक निर्देशित किए, जैसे कि फ्राइडे द 13th, प्लेटिनम ड्यून्स के साथ उनका फिर से जुड़ना, जिन्होंने टेक्सास चेनसॉ बनाया, और कॉनन द बारबेरियन। 2015 में निस्पेल ने भूत भगाने वाली फिल्म एक्सेटर का निर्देशन किया, जिसे पहले बैकमास्क नाम दिया गया था। 8 अधूरी परियोजनाएं। 59 स्टोरी क्राइसिस, इंटरस्कोप कम्युनिकेशंस के लिए सिटीकॉर्प सेंटर इंजीनियरिंग संकट के बारे में एक फिल्म। 9 स्वाट। 10 फुल कॉन्टैक्ट, न्यू लाइन सिनेमा के लिए हांगकांग फिल्म का रीमेक। 11 दिनों का अंत। 12 द एक्सपेंडेबल्स, स्कॉट मार्शल स्मिथ और स्कॉट रोसेनबर्ग द्वारा वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए लिखी गई एक एक्शन फिल्म है। 13 नीड, पैरामाउंट पिक्चर्स और एस्केप आर्टिस्ट्स के लिए डायने लेन अभिनीत एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर। उन्होंने यह फिल्म इसलिए
चुनी क्योंकि वह कुछ ऐसा चाहते थे जो टीसीएम के बिल्कुल विपरीत हो। 14 एलिस, यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए अमेरिकन मैग्गी की एलिस का एक फिल्म रूपांतरण। 15 डेमेटर की अंतिम यात्रा। 16 रिलेटिविटी मीडिया के लिए हॉरर एक्शन कॉमिक बुक का एक फिल्म रूपांतरण। 17 स्टोवे, निस्पेल की कहानी पर आधारित एक समुद्री यात्रा हॉरर थ्रिलर। 18 व्यक्तिगत जीवन, उनका विवाह गायक गीतकार वाणिज्यिक संपादक डायन ह्यूम्स निस्पेल से हुआ है, जिन्होंने व्हिटनी ह्यूस्टन सहित विभिन्न कलाकारों के लिए गीत लिखे हैं। उनके 2 बच्चे हैं। स्टीफन लैंग ने खालर जिम की भूमिका निभाई है, जिसे आकार और तरीके से प्रभावशाली, एक सरदार और दुर्जय योद्धा, प्रतिभाशाली, क्रूर, कई अभियानों से थका हुआ और दागदार बताया गया है, जो उसने लड़े और जीते हैं। वह एचर्न की रानी को खोजने की अपनी खोज में प्रेरित है और ऐसा करने के लिए एक साम्राज्य का निर्माण कर रहा है। 30 रोज मैकगोवन भी एक दुष्ट आधा मानव आधा चुड़ैल के रूप में अभिनय करती है, जैसा कि मार्च 2010 में वैरायटी द्वारा घोषित किया गया था। 31 वह खलार जिम, स्टीफन लैंग की बेटी मारिक की भूमिका निभाती है। हालांकि यह भाग मूल रूप से फारिक नामक एक पुरुष चरित्र के रूप में लिखा गया था, लेकिन मैकगोवन ने इस भूमिका के लिए अपने दृष्टिकोण से निर्माताओं को प्रभावित किया, इसलिए उनके चरित्र को महिला के रूप में फिर से लिखा गया। मैकगोवन ने चरित्र के लिए इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को इंजेक्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, शुरू में उसके पिता को लुभाने की कोशिश करने का जुनून स्क्रिप्टेड नहीं था, यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में लेखक और मैंने काफी बात की थी। लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है, स्टूडियो इससे घबरा गया था। बहुत सारे संवाद जो हमने इसे समर्थन देने के लिए बनाए थे और वास्तव में इसे एक विचलित, जटिल एहसास देने के लिए उन्हें निकालना पड़ा। इसलिए मैंने सोचा, ठीक है, फिर मैं बस इसे अभिनय करूंगी और बिना किसी संवाद के इसे जितना संभव हो उतना असहज बना दूंगी। 32 जब एक चुड़ैल की भूमिका निभाने की तैयारी के बारे में पूछा गया, तो मैकगोवन ने कहा कि उनकी पोशाक उनकी तैयारी में महत्वपूर्ण थी और उनके चरित्र के लिए मेकअप में 6 घंटे लगे। डॉल्फ लुंडग्रेन ने नवंबर 2009 में निर्माताओं से एक अनिर्दिष्ट भूमिका के बारे में बात की थी। 33 यह कभी सफल नहीं हुआ। फिल्माने पहले उम्मीद थी कि मुख्य फोटोग्राफी वसंत 2008 में शुरू होगी। रैटनर के आने तक कुछ भी तय नहीं था। 24 अगस्त 2008 को बुल्गारिया में फिल्मांकन की तारीख तय की गई थी। उस साल मई में रैटनर चले गए और फिल्मांकन की शुरुआत की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया, साथ ही दक्षिण अफ्रीका को एक और फिल्मांकन गंतव्य के रूप में प्रकट किया गया। 18 अंततः 15 मार्च 2010 को बुल्गारिया में फिल्मांकन शुरू हुआ, 15 जून को समाप्त हुआ। 34 बल्गेरियाई शूटिंग स्थान नुबोयाना फिल्म स्टूडियो, बोलाटा, पोबिटी कमानी, बिस्ट्रित्सा, ज्लाटनाइट मोस्टोव, पर्निक और विटोशा थे। 36 फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन में 3D रूपांतरण किया गया था। 37 संगीत साउंड ट्रैक नाजला अल सल्लेम, काहिरा ऑर्केस्ट्रा द्वारा प्रस्तुत। एंटा डब्ल्यू बास, होसम रामजी द्वारा लिखित और प्रस्तुत। सभी संगीत टाइलर बेट्स द्वारा रचित। मुक्त करना थिएट्रिकल कॉनन द बारबेरियन को सबसे पहले 17 अगस्त 2011 को फ्रांस, बेल्जियम, आइसलैंड और फिलीपींस में रिलीज किया गया था। इसे ऑस्ट्रेलिया, इटली और इजराइल में 18 अगस्त को रिलीज किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और स्पेन में 19 अगस्त को, 38 स्विट्जरलैंड में 21 अगस्त को, 39 यूनाइटेड किंगडम में 26 अगस्त को, 40 अन्य के बीच। होम मीडिया कॉनन द बारबेरियन को 22 नवंबर 2011 को लायंसगेट होम एंटरटेनमेंट द्वारा डीवीडी, ब्लूरे और ब्लूरे 3D पर रिलीज किया गया था। उद्धरण आवश्यक स्वागत बॉक्स ऑफिस अपने पहले सप्ताहांत में कॉनन ने 3015 सिनेमाघरों में
10,021 215 कमाए और संयुक्त राज्य अमेरिका के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 4 पर खुली। अपने प्रदर्शन के अंत तक फिल्म ने घरेलू स्तर पर 21,295,021 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 27,500,000 की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 48,795,021 की कमाई हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने अपने $90 मिलियन के बजट से भी कम की कमाई की। 4. आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। फिल्म को आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। रॉटन टोमाटोज पर 152 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 25% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 4.310 है। वेबसाइट की आम सहमति बताती है, जबकि इसकी निर्मम खूनी हिंसा रॉबर्ट ई हॉवर्ड की किताबों के प्रति अधिक वफादार है। कॉनन द बारबेरियन 3 आयामी पात्रों, संवाद और अनावश्यक 3D प्रभावों के पक्ष में अभिनय को त्याग देता है। 41 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 29 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 36 का स्कोर मिला, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 42 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया। 43 सभी समीक्षाएं नकारात्मक नहीं थीं। लॉस एंजल्स टाइम्स की बेत्सी शार्की ने लिखा कि मैं कुछ हद तक अपराध बोध के साथ कहती हूं कि यह देखने लायक एक शानदार फिल्म है। 44 twitchfilm.com के स्कॉट वेनबर्ग ने कहा, कुछ एक्शन दृश्य दूसरों की तुलना में अधिक सघन और सुसंगत है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निस्पेल का कॉनन एक शॉट की तरह चलता है, स्क्रीन पर बहुत अधिक पागलपन दिखाता है और बुनियादी मैटिनी एक्शन फेस्ट के लिए उचित सम्मान दिखाता है। हालांकि स्टॉक पात्रों और क्लिच युक्त स्क्रिप्ट की आलोचना करते हुए वैरायटी पत्रिका ने भी एक हल्की सकारात्मक समीक्षा दी, जिसमें कहा गया कि पूरी ईमानदारी के साथ निस्पेल ने संपत्ति की क्लासिक जड़ों को अपनाया है, इस नए कॉनन को तलवार और जादू चित्रों की परंपरा के भीतर रखा है। 45 मोमोआ ने कहा कि फिल्म बनाना एक शानदार अनुभव था, लेकिन इसे हाथ में ले लिया गया और अंतिम परिणाम निराशाजनक था। 46 निर्देशक मार्कस निस्पेल ने कहा कि फिल्म बनाना मुश्किल था, इसे कई पट्टियों पर बंधे कुत्ते की तरह बताया और कहा कि यह मेरा सबसे बुरा अनुभव था और मैं परिणाम से नाखुश था, लेकिन हालांकि मैं खुश हूं कि इनमें से कुछ भी जेसन के करियर पथ के रास्ते में नहीं आया। मैं हमेशा उसके साथ कॉनन बनाने के फैसले के साथ खड़ा था। 47 पुरस्कार। फिल्म पर शॉन स्मिथ और स्कॉट व्हीलर के काम को सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन एक समेन फर्स्ट क्लास से हार गए। 48 लायंसगेट और इग्निशन क्रिएटिव को 13वें गोल्डन ट्रेलर अवार्ड्स 2012 में बेस्ट स्टैंडी फॉर फीचर फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया था। 49 भविष्य। 1982 की मूल फिल्म के लिए अनुवर्ती फिल्म या एक अलग सीक्वल बनाने की विभिन्न परियोजनाएं, जिसमें मोमोआ, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या यहां तक कि रेड सोंजा के रूप में एम्बर हर्ड भी शामिल थीं, सभी विफल हो गईं। कॉनन द बारबेरियन, जिसे कॉनन द सिमरियन के नाम से भी जाना जाता है, एक काल्पनिक तलवार और जादू का नायक है, जिसे अमेरिकी लेखक रॉबर्ट ई हॉवर्ड 1906 से 1936 ने बनाया था और जो 1932 में पहली बार सामने आया और वियर्ड टेल्स पत्रिका में प्रकाशित काल्पनिक कहानियों की एक श्रृंखला में दिखाई दिया। पहली बार पल्प पत्रिकाओं में दिखाई देने के बाद इस चरित्र को किताबों, कॉमिक्स, फिल्मों, कॉनन द बारबेरियन और कॉनन द डिस्ट्रॉयर सहित टेलीविजन कार्यक्रमों, एनिमेटेड और लाइव एक्शन, वीडियो गेम और रोल प्लेइंग गेम्स में रूपांतरित किया गया है। कॉनन नामक रॉबर्ट ई हॉवर्ड के चरित्र की सबसे पहली उपस्थिति 1931 की लघु कहानी पीपल ऑफ द डार्क में वीरतापूर्ण गुणों वाले काले बालों वाले बर्बर व्यक्ति के रूप में थी। हॉवर्ड की मृत्यु से पहले उन्होंने बर्बर व्यक्ति को लेकर 21 कहानियां लिखी थीं। पिछले कुछ वर्षों में कई अन्य लेखकों ने कॉनन को लेकर रचनाएं लिखी है। कॉनन द बारबेरियन की कई कहानियों में
कॉनन को राजकुमारियों और जादूगरों जैसे सामान्य काल्पनिक तत्वों से भरे वीरतापूर्ण साहसिक कार्यों पर निकलते हुए दिखाया गया है। हॉवर्ड की पौराणिक कथाओं में अटलांटिस के पतन के बाद के समय में पौराणिक हाइबोरियन युग की कहानियां शामिल है। कॉनन एक सिमेरियन है, जो अटलांटिस के वंशज और आधुनिक गेल के पूर्वज है। कॉनन स्वयं अटलांटिस के कुल हॉवर्ड के पहले के साहसी का वंशज है। उनका जन्म एक युद्ध के मैदान में हुआ था और वे एक लोहार के बेटे हैं। कॉनन को संकट में फंसी युवतियों को बचाने की प्रवृत्ति के कारण शूरवीर के रूप में जाना जाता है। उनमें बहुत ताकत, लड़ाकूपन, बुद्धिमत्ता, चपलता और सहनशक्ति है। बर्बर व्यक्ति की उपस्थिति प्रतिष्ठित है। 1970 के दशक में मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित लाइसेंस प्राप्त कॉमिक्स ने इस किरदार को और अधिक लोकप्रिय बनाया, जिसमें कॉनन की लंगोटी पहने छवि को पेश किया गया। सबसे लोकप्रिय सिनेमाई रूपांतरण 1982 की फिल्म कॉनन द बारबेरियन है, जिसका निर्देशन जॉन मिलियस ने किया था और कॉनन की भूमिका अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने निभाई थी। प्रकाशन इतिहास। रॉबर्ट ई हॉवर्ड ने 1932 से वियर टेल्स में प्रकाशित काल्पनिक कहानियों की एक श्रृंखला में कॉनन द बारबेरियन की रचना की। हॉवर्ड 1930 के दशक की शुरुआत में उभरते पल्प आउटलेट्स में बेचने के लिए एक नए चरित्र की तलाश कर रहे थे। अक्टूबर 1931 में उन्होंने क्लेटन प्रकाशन की नई पत्रिका स्ट्रेंज टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर, जून 1932 को लघु कहानी पीपल ऑफ द डार्क प्रस्तुत की। पीपल ऑफ द डार्क पिछले जन्मों की याद के बारे में एक कहानी है और इसके प्रथम व्यक्ति कथा में नायक अपने पिछले अवतारों में से एक का वर्णन करता है। कॉनन एक काले बालों वाला बर्बर नायक है जो क्रोम नामक देवता की कसम खाता है। कुछ हॉवर्ड विद्वान इस कॉनन को अधिक प्रसिद्ध चरित्र का अग्रदूत मानते हैं। 2 फरवरी 1932 में हॉवर्ड ने निचले रियो ग्रांडे के एक सीमावर्ती शहर में छुट्टियां मनाईं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कॉनन के चरित्र की और कल्पना की और सिमेरिया कविता भी लिखी, जिसमें से अधिकांश प्लूटार्क के जीवन में विशिष्ट अंशों की प्रतिध्वनि है। 3-4 कुछ विद्वानों के अनुसार थॉमस बुलफिंच को पढ़ने से हॉवर्ड को अपनी साहित्यिक आकांक्षाओं और कॉनन के निर्माण में अंतर्निहित मजबूत भौतिक आत्मकथात्मक तत्वों को एक सुसंगत पूरे में समेटने की प्रेरणा मिली। 2 अपनी यात्रा से लौटने पर इन प्रभावों को पचाने के बाद हॉवर्ड ने एक अस्वीकृत कहानी बाय दिस एक्स आई रूल मई 1929 को फिर से लिखा। अपने मौजूदा चरित्र कुल ऑफ अटलांटिस को अपने नए नायक के साथ बदल दिया और इसे द फीनिक्स ऑन द स्वॉर्ड शीर्षक दिया। हॉवर्ड ने द स्कारलेट सिटाडेल और द फ्रॉस्टजायंट्स डॉटर भी लिखा, जो डेफ्ने के ग्रीक मिथक से प्रेरित था। उद्धरण वांछित और दोनों कहानियों को वियर टेल्स पत्रिका को प्रस्तुत किया। हालांकि द फ्रॉस्टजायंट्स डॉटर को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन पत्रिका ने द फीनिक्स ऑन द स्वॉर्ड को अनुरोधित पॉलिशिंग प्राप्त करने के बाद स्वीकार कर लिया और इसे दिसंबर 1932 के अंक में प्रकाशित किया। द स्कारलेट सिटाडेल अगले महीने प्रकाशित हुआ। 2 द फीनिक्स ऑन द स्वॉर्ड दिसंबर 1932 में वियर्ड टेल्स कवरडेट में छपा था। संपादक फार्नसवर्थ राइट ने बाद में हॉवर्ड को निजी इस्तेमाल के लिए 8000 शब्दों का निबंध लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें कॉनन के लिए काल्पनिक सेटिंग हाइबोरियन एज का विवरण दिया गया था। इस निबंध को अपने दिशानिर्देश के रूप में उपयोग करते हुए हॉवर्ड ने द टॉवर ऑफ द एलिफेंट की योजना बनाना शुरू किया, जो एक नई कॉनन कहानी थी जो हाइबोरियन दुनिया की उनकी नई अवधारणा को एकीकृत करने वाली पहली थी। 2 द टावर ऑफ द एलिफेंट के प्रकाशन और सफलता ने हॉवर्ड को वियर टेल्स के लिए और अधिक कॉनन कहानियां लिखने के लिए प्रेरित किया। 1936 में हॉवर्ड की आत्महत्या के समय तक उन्होंने 21 पूर्ण कहानियां लिखी थीं, जिनमें से 17 प्रकाशित हो चुकी थीं, साथ ही कई अधूरे अंश भी थे। 2 हॉवर्ड की मौत के बाद कॉनन की कहानियों का कॉपीराइट कई हाथों से गुजरा। अंततः एल स्प्रैग डे कैंप को फिक्शन लाइन का प्रबंधन सौंपा गया
और 1967 में लांसर बुक्स द्वारा जारी कॉनन से शुरुआत करते हुए हॉवर्ड की सभी कहानियों को एकत्रित करने वाली पेपरबैक श्रृंखला की देखरेख की। लांसर 1973 में बंद हो गया और एस बुक्स ने लाइन को उठाया, पुराने संस्करणों को नए ट्रेड ड्रेस के साथ फिर से छापा और नए जारी करना जारी रखा। 5. हॉवर्ड की मूल कहानियों को डे कैंप द्वारा अतिरिक्त संपादन प्राप्त हुए और डे कैंप ने ब्योर्न नेबर्ग और विशेष रूप से लिन कार्टर के साथ काम करते हुए मूल के साथ प्रकाशित करने के लिए अतिरिक्त कॉनन कहानियां बनाने का भी फैसला किया। ये नई कहानियां पहले से ही पूरी हो चुकी हॉवर्ड कहानियों के मिश्रण से बनाई गई थीं, जिनमें अलग-अलग सेटिंग्स और चरित्र थे। 5. अंत में डे कैंप ने प्रत्येक कहानी के लिए प्रस्तावनाएं बनाई, उन्हें कॉनन के जीवन की एक समयरेखा में फिट किया जो उन्होंने बनाई थी। 5. लगभग 40 वर्षों तक हॉवर्ड की कॉनन कहानियों के मूल संस्करण प्रिंट से बाहर रहे। 1977 में प्रकाशक बर्कले बुक्स ने वियर्ड टेल्स के ग्रंथों के सबसे पुराने प्रकाशित रूप का उपयोग करते हुए 3 खंड जारी किए और इस तरह डे कैंप ने कोई संपादन नहीं किया, जिसमें कार्ल एडवर्ड वैगन श्रृंखला के संपादक थे, लेकिन शेष 3 इच्छित खंडों को जारी किए जाने से पहले डे कैंप की कार्रवाई से इन्हें रोक दिया गया था। 5. 1980 और 1990 के दशक में कॉपीराइट धारकों ने हॉवर्ड की कहानियों को पूरी तरह से प्रिंट से बाहर जाने की अनुमति दी क्योंकि तलवार और जादू की सार्वजनिक मांग कम हो गई, लेकिन लियोनार्ड कारपेंटर, रोलैंड ग्रीन और हैरी टर्टलडोव जैसे अन्य लेखकों द्वारा कभी-कभार नए कॉनन उपन्यास जारी करना जारी रखा। 5. 2000 में ब्रिटिश प्रकाशक गोलांज साइंस फिक्शन ने अपने फैंटेसी मास्टरवर्क्स छाप के हिस्से के रूप में हॉवर्ड की कॉनन कहानियों का 2 खंड पूर्ण संस्करण जारी किया, जिसमें कई कहानियां शामिल थीं जो अपने मूल रूप में कभी छपी नहीं थीं। 5. गोलांज संस्करण ने ज्यादातर कहानियों के संस्करणों का इस्तेमाल किया, जैसा कि वियर्ड टेल्स में प्रकाशित हुआ था। 6. दोनों खंडों को मिला दिया गया और कहानियों को कालानुक्रमिक क्रम में द कंप्लीट क्रॉनिकल्स ऑफ कॉनन सेंटेनरी संस्करण, गोलांज साइंस फिक्शन, 2006, स्टीव जोन्स द्वारा संपादित और उपसंहार सहित के रूप में पुनर्स्थापित किया गया। 2003 में एक अन्य ब्रिटिश प्रकाशक वांडरिंग स्टार बुक्स 7 ने हॉवर्ड की मूल पांडुलिपियों को पुनर्स्थापित करने और कॉनन की कहानियों का अधिक विद्वतापूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास किया। इसने इंग्लैंड में हार्डकवर संस्करण प्रकाशित किए, जिन्हें बैलेंटाइन बुक्स के डेल रे छाप द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनः प्रकाशित किया गया था। पहली किताब कॉनन ऑफ सिमरिया, वॉल्यूम 1, 1932 से 1933, 2003, अमेरिका में द कमिंग ऑफ कॉनन द सिमेरियन के रूप में प्रकाशित, में हॉवर्ड के अपने काल्पनिक सेटिंग पर नोट्स के साथ साथ उनके विचारों की उत्पत्ति से संबंधित पत्र और कविताएं शामिल है। इसके बाद कॉनन ऑफ सिमरिया, वॉल्यूम 2, 1934, 2004, अमेरिका में द ब्लडी क्राउन ऑफ कॉनन के रूप में प्रकाशित इन 3 खंडों में सभी मूल कॉनन कहानियां शामिल है। सेटिंग, मुख्य लेख हाइबोरियन युग। ये कहानियां काल्पनिक हाइबोरियन युग में घटित होती है, जो अटलांटिस के विनाश के बाद और किसी भी ऐतिहासिक प्राचीन सभ्यता के उदय से पहले की है। यह हॉवर्ड द्वारा अपनी कृत्रिम पौराणिक कथाओं की कई कम काल्पनिक कहानियों के लिए बनाई गई काल्पनिक समयरेखा में एक विशिष्ट युग है। 8. हॉवर्ड ने हाइबोरियन युग का आविष्कार एक उपयोगी साहित्यिक उपकरण के रूप में किया था। उन्हें इतिहास और ऐतिहासिक नाटकों से बहुत लगाव था, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक सटीकता बनाए रखने के लिए आवश्यक कठिनाइयों और समय लेने वाले शोध कार्य को भी पहचाना। साथ ही टेक्सास के ग्रामीण हिस्से में खराब स्टॉक वाले पुस्तकालयों में जहां हॉवर्ड रहते थे, ऐसे शोध के लिए आवश्यक सामग्री नहीं थी। एक काल्पनिक लुप्त युग की कल्पना करके और ऐतिहासिक नामों से मिलते-जुलते नामों को चुनकर हॉवर्ड ने कालक्रम और लंबी व्याख्या की आवश्यकता से बचा। 2. द फीनिक्स ऑन द स्वॉर्ड के अनुसार कॉनन के साहसिक कारनामे उन वर्षों के बीच घटित होते हैं जब महासागरों ने अटलांटिस और चमचमाते शहरों को पी लिया था और आर्यों के पुत्रों के उदय के वर्षों के बीच। 9. व्यक्तित्व और चरित्र। यहाँ कोनन आया, सिमरियन,
काले बालों वाला, उदास आंखों वाला, हाथ में तलवार लिए, एक चोर, एक लुटेरा, एक हत्यारा, विशाल उदासी और विशाल हर्ष के साथ, अपने चप्पल पहने पैरों के नीचे पृथ्वी के रत्नजटित सिंहासनों को रौंदने के लिए। रॉबर्ट ई हॉवर्ड, द फीनिक्स ऑन द स्वॉर्ड, 1932। कॉनन एक सिमेरियन है। रॉबर्ट ई हॉवर्ड, विशेष रूप से उनके निबंध द हाइबोरियन एज के लेखन से पता चलता है कि उनके सिमेरियन सेल्ट्स या शायद ऐतिहासिक सिमेरियन पर आधारित है। कॉनन का जन्म एक युद्ध के मैदान में हुआ था और वह एक गांव के लोहार का बेटा है। कॉनन एक युवा के रूप में जल्दी से परिपक्व हो गया और 15 साल की उम्र तक वह पहले से ही एक सम्मानित योद्धा था जिसने वेनेरियम के एक्विलोनियन किले के विनाश में भाग लिया था। 10 इसके निधन के बाद वह भटकने की इच्छा से मारा गया और हॉवर्ड द्वारा वर्णित रोमांच शुरू कर दिया, जिसमें छिपे हुए राक्षसों, बुरे जादूगरों, मधुशाला की वेश्याओं और सुंदर राजकुमारियों का सामना हुआ। वह एक चोर, डाकू, भारे के सैनिक और समुद्री डाकू के रूप में हाइबोरियन युग के देशों में घूमता रहा। अपने 40वें वर्ष में उसने हाइबोरियन युग के सबसे शक्तिशाली राज्य एक्विलोनिया के अत्याचारी राजा से ताज छीन लिया, पिछले शासक को उसके ही सिंहासन की सीढ़ियों पर गला घोंट दिया। 12 कॉनन के साहसिक कारनामों के परिणामस्वरूप अक्सर वह वीरतापूर्ण कारनामे करता है, हालांकि ऐसा करने के पीछे उसकी प्रेरणा काफी हद तक अपने अस्तित्व की रक्षा करना या व्यक्तिगत लाभ के लिए होती है। कॉनन के चरित्र का एक विशिष्ट तत्व उसकी शिष्टता है। वह महिलाओं से लड़ने के लिए बेहद अनिच्छुक है, भले ही वे उससे लड़ती हों, और संकट में फंसी युवती को बचाने की उसकी एक मजबूत प्रवृत्ति है। ज्वेल्स ऑफ ग्वाहलुर में उसे पल भर में यह निर्णय लेना पड़ता है कि उसे डांसिंग गर्ल मुरीला को बचाना है या अनमोल रत्नों से भरी उस पेटी को जिसकी तलाश में उसने महीनों बिताए हैं। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुरीला को बचाता है और खजाने को हमेशा के लिए खो जाने देता है। द ब्लैक स्ट्रेंजर में कॉनन निर्वासित जिंगरन लेडी बेलेसा को खुद को काफी जोखिम में डालकर बचाता है, उसे विदाई उपहार के रूप में अपने रत्नों में इतना बड़ा खजाना देता है कि जिंगारा में उसका जीवन आरामदायक और समृद्ध हो, जबकि बदले में कोई एहसान नहीं मांगता। समीक्षक जेनिफर बार्ड ने यह भी उल्लेख किया 13 कि जब कॉनन किसी समुद्री डाकू दल या किसी अन्य पुरुष के नेतृत्व वाले डाकू गिरोह में होता है, तो उसकी प्रवृत्ति नेता के अधिकार को नष्ट करने और उसे कमजोर करने की होती है और अंततः उसे हटा देती है और अक्सर मार देती है। उदाहरण के लिए पूल ऑफ द ब्लैक वन, ए विच शाल बी बॉर्न, शैडोज इन द मूनलाइट। इसके विपरीत क्वीन ऑफ द ब्लैक कोस्ट में यह उल्लेख किया गया है कि कॉनन आमतौर पर बेलिट की योजना से सहमत था। उसका दिमाग उनके छापों को निर्देशित करता था, उसका हाथ उसके विचारों को क्रियान्वित करता था। यह एक अच्छा जीवन था। और रेड नेल्स के अंत में कॉनन और वेलेरिया एक उचित रूप से सौहार्दपूर्ण समुद्री डाकू साझेदारी की ओर अग्रसर होते दिखते हैं। श्वार्ज़नेगर कॉनन के रूप में 1980 का दशक। मुख्य लेख कॉनन द बारबेरियन 1982 फिल्म और कॉनन द डिस्ट्रॉयर। कॉनन की पहली सिनेमाई परियोजना की योजना एडवर्ड समर ने बनाई थी। समर ने कॉनन फिल्मों की एक श्रृंखला की कल्पना की थी जो जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज की तरह थी। उन्होंने इस फिल्म श्रृंखला के लिए 6 कहानियों की रूपरेखा तैयार की, लेकिन कोई भी कभी नहीं बनी। समर और रॉय थॉमस द्वारा एक मूल पटकथा लिखी गई थी, लेकिन उनकी लोकप्रामाणिक स्क्रीन कहानी कभी फिल्माई नहीं गई। हालांकि परिणामी फिल्म कॉनन द बारबेरियन 1982 निर्देशक जॉन मिलियस के विचारों और कॉनन कहानियों हॉवर्ड के उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से लिन कार्टर और एल स्प्रैग डे कैंप द्वारा लिखी गई, के कथानक का एक संयोजन थी। इस रूपांतरण में नीत्शे का आदर्श वाक्य और कॉनन के जीवन दर्शन को उल्लेखनीय रूप से जोड़ा गया था। कॉनन द बारबेरियन 1982 का कथानक थुल्सा डूम के वनीर हमलावरों द्वारा कॉनन को गुलाम बनाए जाने से शुरू होता है, जो एक दुष्ट सरदार है
जो कॉनन के माता पिता की हत्या और अपने लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। बाद में थुल्सा डूम एक ऐसे धर्म का पंथ नेता बन जाता है जो सेठ, एक सांप देवता की पूजा करता है। प्रतिशोधी कॉनन, तीरंदाज सुबोताई और चोर वेलेरिया थुल्सा डूम द्वारा बंदी बनाई गई एक राजकुमारी को बचाने के लिए एक खोज पर निकल पड़ते हैं। फिल्म का निर्देशन जॉन मिलियस ने किया था और डिनो डी लॉरेंटिस ने इसका निर्माण किया था। कॉनन का किरदार एक बच्चे के रूप में जॉर्ज सांज ने निभाया था, 18, और एक वयस्क के रूप में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने। यह एक अभिनेता के रूप में श्वार्ज़नेगर की सफल भूमिका थी। 19 इस फिल्म के बाद 1984 में एक कम लोकप्रिय सीक्वल, कॉनन द डिस्ट्रॉयर आई। 20 यह सीक्वल एक अधिक विशिष्ट फंतासी शैली की फिल्म थी और हॉवर्ड की कॉनन कहानियों के प्रति भी कम वफादार थी, जो कि साहसी लोगों के एक मिश्रित समूह की एक पिक्रेसक कहानी थी। कॉनन त्रयी की तीसरी फिल्म को 1987 में कॉनन द कॉन्करर नाम से बनाने की योजना बनाई गई थी। निर्देशक गाय हैमिल्टन या जॉन गिलर्मिन में से कोई एक होना था। चूंकि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर फिल्म प्रीडेटर के लिए प्रतिबद्ध थे और रेड सोंजा और रॉडील के लिए अपने दायित्व के बाद डे लॉरेंटिस का अनुबंध समाप्त हो गया था, इसलिए वह एक नया अनुबंध करने के लिए उत्सुक नहीं थे। इस प्रकार तीसरी कॉनन फिल्म विकास नरक में डूब गई। स्क्रिप्ट को अंततः कुल्ल द कॉन्करर में बदल दिया गया। मोमोआ कॉनन के रूप में 2011। मुख्य लेख कॉनन द बारबेरियन 2011 फिल्म। 1990 के दशक के अंत में एक और कॉनन सीक्वल की अफवाहें थीं, जो कि किंग कॉनन, क्राउन ऑफ आयरन नामक एक पुराने कॉनन की कहानी थी, लेकिन 2003 में कैलिफोर्निया के गवर्नर के रूप में श्वार्ज़नेगर के चुनाव ने इस परियोजना को समाप्त कर दिया। 21 वार्नर ब्रदर्स ने इस परियोजना को जमीन पर उतारने की कोशिश में 7 साल बिता दिए। हालांकि जून 2007 में अधिकार पैराडॉक्स एंटरटेनमेंट को वापस मिल गए, हालांकि वार्नर के तहत बनाए गए सभी ड्राफ्ट उनके पास रहे। अगस्त 2007 में यह घोषणा की गई कि मिलेनियम फिल्म्स ने परियोजना के अधिकार हासिल कर लिए हैं। रॉबर्ट ई. हॉवर्ड निर्माण के प्रति अधिक वफादार कहानियों के इरादे से उत्पादन को वसंत 2006 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था। 22 जून 2009 में 24 यह फिल्म अगस्त 2011 में रिलीज हुई थी और इसे खराब आलोचनात्मक समीक्षा और बॉक्स ऑफिस परिणाम मिले। अप्रकाशित लीजेंड ऑफ कॉनन 2012 में निर्माता क्रिस मॉर्गन और फ्रेडरिक मालमबर्ग ने 1982 के कॉनन द बारबेरियन के सीक्वल की योजना की घोषणा की, जिसका शीर्षक द लीजेंड ऑफ कॉनन था, जिसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कॉनन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं। 25, 26, 27 एक साल बाद डेडलाइन ने बताया कि एंड्रिया बर्लोफ पटकथा लिखेंगे। 28 प्रारंभिक घोषणा के बाद से वर्षों बीत गए क्योंकि श्वार्ज़नेगर अन्य फिल्मों पर काम कर रहे थे, लेकिन 2016 के अंत तक श्वार्ज़नेगर ने फिल्म बनाने के लिए अपने उत्साह की पुष्टि करते हुए कहा, रुचि अधिक है, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। 29-30 पटकथा पूरी हो गई थी और श्वार्ज़नेगर और मॉर्गन संभावित निर्देशकों के साथ बैठक कर रहे थे। 29 फिल्म की कहानी पहली फिल्म के 30 साल बाद की कहानी पर आधारित होनी थी, जिसमें क्लिंट ईस्टवुड की अनफॉरगिवेन से कुछ प्रेरणा ली गई थी। 31 वह कॉनन है। 2023 में फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक बर्ट्रेंड मेंडिको ने शी इज कॉनन रिलीज की, जो कॉनन द बारबेरियन का एक लिंगफ्लिप संस्करण है, जिसमें 5 अलग-अलग अभिनेत्रियां अपने जीवन के विभिन्न चरणों में एक महिला कॉनन की भूमिका निभाती है। 32 टेलीविजन कॉनन से संबंधित 3 टेलीविजन श्रृंखलाएं बनी है। कॉनन की कहानियां फैंटेसी फैन पत्रिका में प्रकाशित हुई। गॉड्स ऑफ द नॉर्थ मार्च 1934, द कमिंग ऑफ कॉनन में द फ्रॉस्टजायंट्स डॉटर के रूप में प्रकाशित 1953। 17 कॉनन की कहानियां हॉवर्ड के जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हुई। द गॉड इन द बाउल
स्पेस साइंस फिक्शन में प्रकाशित, सितंबर 1952। द ब्लैक स्ट्रेंजर, फैंटेसी मैगजीन में प्रकाशित, फरवरी 1953। द वेल ऑफ लॉस्ट वुमेन, द मैगजीन ऑफ हॉरर में प्रकाशित, वसंत 1967। हॉवर्ड द्वारा अधूरी कॉनन कहानियाँ, द ड्रम्स ऑफ टोम्बाल्कू, अंश, कॉनन द एडवेंचरर में प्रकाशित, 1966। द हॉल ऑफ द डेड, सारांश, द मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन में प्रकाशित, फरवरी 1967। द हैंड ऑफ नेर्गल, अंश, कॉनन में प्रकाशित, 1967। द स्नाउट इन द डार्क, अंश, कॉनन ऑफ सिमेरिया में प्रकाशित, 1969। कॉनन की कहानियों के अनेक शीर्षकहीन सारांश भी मौजूद है। हॉवर्ड द्वारा कॉनन से संबंधित अन्य सामग्री, वुल्व्स बियॉन्ड द बॉर्डर, कॉनन की दुनिया में स्थापित एक गैर कॉनन कहानी, अंश, 1967 में कॉनन द उसरपर में प्रकाशित। द हाइबोरियन एज, 1932 में लिखा गया एक निबंध, 1938 में द हाइबोरियन एज में प्रकाशित। सिमेरिया, 1932 में लिखी गई एक कविता, 1965 में द हॉवर्ड कलेक्टर में प्रकाशित। पुस्तक संस्करण, मुख्य लेख, कॉनन, पुस्तकें। कॉनन का चरित्र काफी लोकप्रिय साबित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप बाद के लेखकों जैसे पॉल एंडरसन, लियोनार्ड कारपेंटर, लिन कार्टर, एल स्प्रेग डे कैंप, रोलैंड जे. ग्रीन, जॉन सी. हॉकिंग, रॉबर्ट जॉर्डन, सीन ए मूर, बेयोर्न नेबर्ग, एंड्रयू जे. ऑफुट, स्टीव पेरी, जॉन मैडॉक्स रॉबर्ट्स, हैरी टर्टलडोव और कार्ल एडवर्ड वैगन ने कॉनन पर कहानियां लिखीं। इनमें से कुछ लेखकों ने हॉवर्ड की अधूरी कॉनन पांडुलिपियों को पूरा किया है। अन्य को हॉवर्ड की कहानियों को फिर से लिखकर बनाया गया था, जिनमें मूल रूप से पूरी तरह से अलग परिवेश से पूरी तरह से अलग चरित्र थे। अधिकांश, हालांकि, पूरी तरह से मौलिक रचनाएं हैं। कुल मिलाकर कॉनन चरित्र पर आधारित 50 से अधिक उपन्यास और दर्जनों लघु कथाएं हॉवर्ड के अलावा अन्य लेखकों द्वारा लिखी गई है। गनोम प्रेस संस्करण, 1950 से 1957, हॉवर्ड की कॉनन कहानियों का पहला हार्डकवर संग्रह था, जिसमें उस समय मौजूद सभी मूल हॉवर्ड सामग्री शामिल थी। कुछ उनके जीवनकाल में अप्रकाशित रह गई थी। बाद के संस्करणों में एल स्प्रेग डे कैंप द्वारा फिर से लिखी गई कुछ कहानियां शामिल है, जैसे द ट्रेजर ऑफ ट्रानिकोस, जिसमें कई गैर कॉनन हॉवर्ड कहानियां शामिल है, जिनमें से ज्यादातर क्रूसेड के समय लेवेंट में स्थित ऐतिहासिक विदेशी कहानियां हैं, जिन्हें उन्होंने कॉनन की कहानियों में बदल दिया। गनोम संस्करण ने हॉवर्ड के अलावा किसी अन्य लेखक द्वारा लिखी गई पहली कॉनन कहानी भी जारी की। अंतिम खंड प्रकाशित हुआ, जो बेयोर्न नेबर्ग द्वारा लिखा गया और डे कैंप द्वारा संशोधित किया गया। डे कैंप और लिन कार्टर के निर्देशन में लांसर एस संस्करण, 1966 से 1977, पहले व्यापक पेपरबैक थे, जो ग्नोम प्रेस श्रृंखला की सामग्री को कालानुक्रमिक क्रम में हॉवर्ड की शेष मूल सामग्री के साथ संकलित करते थे, जिसमें उनके जीवनकाल में अप्रकाशित सामग्री और अंश और रूपरेखाएं शामिल थीं। इन्हें डे कैंप और कार्टर ने पूरा किया। श्रृंखला में हॉवर्ड की कहानियां भी शामिल थीं, जिनमें मूल रूप से अन्य नायक थे, जिन्हें डे कैंप ने कॉनन कहानियों के रूप में फिर से लिखा था। डे कैंप और कार्टर द्वारा पूरी तरह से लिखी गई नई कॉनन कहानियां भी जोड़ी गईं। पूरी श्रृंखला को लाने से पहले लांसर बुक्स का कारोबार बंद हो गया, जिसका प्रकाशन एस बुक्स द्वारा पूरा किया गया। अंततः प्रकाशित 12 खंडों में से 8 में फ्रैंक फ्रेजेटा द्वारा गतिशील कवर पेंटिंग्स शामिल थीं, जो कई प्रशंसकों के लिए कॉन ने कॉनन और उनकी दुनिया की निर्णायक, प्रतिष्ठित छाप प्रस्तुत की। आने वाले दशकों तक सिमरियन और उनके अनुकरणकर्ताओं के अधिकांश अन्य चित्रण इस श्रृंखला के कवर चित्रों से काफी प्रभावित थे। उद्धरण की आवश्यकता। लांसर एस सीरीज के बाद के अधिकांश संस्करण या तो मूल हॉवर्ड कहानियों या अन्य लोगों द्वारा कॉनन सामग्री के रहे हैं, लेकिन दोनों नहीं। अपवाद एस मारोटो संस्करण 1978 से 1981 है,
जिसमें अन्य लेखकों द्वारा नई सामग्री और हॉवर्ड द्वारा पुरानी सामग्री दोनों शामिल है। हालांकि बाद वाली हॉवर्ड द्वारा गैर कॉनन कहानियों में से कुछ है जिन्हें डे कैंप द्वारा कॉनन कहानियों के रूप में फिर से लिखा गया है। मूल हॉवर्ड कॉनन कहानियों के उल्लेखनीय बाद के संस्करणों में डोनाल्ड एम ग्रांट संस्करण 1974 से 1989, अपूर्ण बर्कले संस्करण 1977, गोलान संस्करण 2000 से 2006 और वंडरिंग स्टार डेल रे संस्करण 2003 से 2005 शामिल है। नई कॉनन सामग्री की बाद की श्रृंखला में बैंटम संस्करण 1978 से 1982 और टोर संस्करण 1982 से 2004 शामिल है। कॉनन कालक्रम। मुख्य लेख कॉनन कालक्रम रॉबर्ट ई हॉवर्ड और बाद के लेखकों द्वारा लिखे गए कॉनन के कई कारनामों को फिट करने वाली एक सुसंगत समयरेखा प्रदान करने के प्रयास में 1930 के दशक से कई लोगों द्वारा विभिन्न कॉनन कालक्रम तैयार किए गए हैं। ध्यान दें कि अभी तक कोई भी सुसंगत समयरेखा कॉनन की हर एक कहानी को समायोजित नहीं कर पाई है। निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत है जो वर्षों से आगे बढ़ाए गए हैं। मिलर क्लार्क कालक्रम कॉनन के करियर की संभावित रूपरेखा 1936 कहानियों को कालानुक्रमिक क्रम में रखने का पहला प्रयास था। पी शुएलर मिलर और जॉन ड्ररी क्लार्क द्वारा पूरा किया गया कालक्रम को बाद में क्लार्क और एल स्प्रेग डे कैंप द्वारा कॉनन द सिमेरियन की अनौपचारिक जीवनी 1952 में संशोधित किया गया। रॉबर्ट जॉर्डन कालक्रम रॉबर्ट जॉर्डन द्वारा लिखित कॉनन कालक्रम 1987 कॉनन लेखक रॉबर्ट जॉर्डन द्वारा लिखित एक नया कालक्रम था जिसमें उस समय तक लिखी गई सभी कॉनन सामग्री शामिल थी। यह मिलर क्लार्क डी कैंप कालक्रम से काफी प्रभावित था, हालांकि यह कई अजीबोगरीब उदाहरणों में उनसे अलग था। विलियम गैलेन ग्रे कालक्रम कॉनन की यात्राओं की समयरेखा 1997 संशोधित 2004 प्रशंसक विलियम गैलेन ग्रे का हॉवर्ड और पेस्टिश दोनों की सभी कहानियों का कालक्रम बनाने का प्रयास था। पहले के मिलर क्लार्क और जॉर्डन कालक्रमों पर आधारित, यह आज तक की उनकी परंपरा की अंतिम अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जो मारेक का कालक्रम हावर्ड द्वारा लिखित या तैयार कहानियों तक सीमित है, हालांकि उस संदर्भ में यह अनिवार्य रूप से मिलर क्लार्क परंपरा का संशोधन है ताकि कहानियों के आंतरिक साक्ष्य को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके और कॉनन को हाइबोरियन दुनिया के चारों ओर पागल दौर के रूप में जो कुछ भी लगता है उसे करने के लिए मजबूर न किया जा सके, जो समयसीमा के भीतर विश्वसनीय होने के लिए बहुत तेज है। डेल रिप्पके कालक्रम द डार्कस्टॉर्म कॉनन कालक्रम 2003 एक पूरी तरह से संशोधित और गहन शोध किया गया कालक्रम था जिसमें कई कहानियों को मौलिक रूप से पुनःस्थापित किया गया था और केवल हॉवर्ड द्वारा लिखी या तैयार की गई कहानियों को शामिल किया गया था। डार्क हॉर्स कॉमिक श्रृंखला इसी कालक्रम का अनुसरण करती है। कॉनन की उदास, सुलगती और ज्वालामुखी नीली आंखें हैं और काले स्क्वायर कट अयाल है। हॉवर्ड ने एक बार उसका वर्णन बालों वाली छाती के रूप में किया है और जबकि कॉमिक बुक व्याख्याएं अक्सर कॉनन को एक लंगोटी या अन्य न्यूनतम कपड़े पहने हुए दिखाती है ताकि उसे अधिक बर्बर छवि दी जा सके, हॉवर्ड ने चरित्र का वर्णन उस राज्य और संस्कृति के लिए विशिष्ट परिधान पहनने के रूप में किया है जिसमें कॉनन खुद को पाता है। हॉवर्ड ने कभी भी किसी कहानी में कॉनन के लिए कोई सख्त ऊंचाई या वजन नहीं दिया, केवल उसे विशाल और भारी जैसे हीले शब्दों में वर्णित किया। 14 कहानियों में किसी भी इंसान को कॉनन से अधिक मजबूत नहीं बताया गया है, हालांकि कुछ का उल्लेख लंबे, गला घोंटने वाले, बालप्योर सहित या बड़े आकार के रूप में किया गया है। 1936 में पी शुएलर मिलर और जॉन डी क्लार्क को लिखे एक पत्र में हॉवर्ड की मृत्यु से केवल 3 महीने पहले कॉनन का वर्णन 6 फीट 1.8 मीटर लंबा और 180 पाउंड 82 किलोग्राम वजन वाला बताया गया है, जब वह केवल 15 साल की उम्र में वेनेरियम पर हमले में भाग लेता है, हालांकि वह पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। एक बिंदु पर, जब वह कुश में जुमा से मिल रहा होता है,
तो वह कॉनन को अपने दोस्त जितना ही लंबा बताता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट 2.1 मीटर है। कॉनन खुद बियॉन्ड द ब्लैक रिवर में कहते हैं कि उन्होंने वेनेरियम की लड़ाई में अभी तक 15 स्नो नहीं देखे थे। वेनेरियम में वह पहले से ही एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था, हालांकि केवल 15 वर्ष का था। वह 6 फीट लंबा 1.83 मीटर था और उसका वजन 180 पाउंड 82 किलोग्राम था, हालांकि वह अपनी पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया था। हालांकि कॉनन मांसल है, हॉवर्ड अक्सर उसकी चपलता और चलने के तरीके की तुलना एक पैंथर से करते हैं। उदाहरण के लिए ज्वेल्स ऑफ ग्वाहलुर, बियॉन्ड द ब्लैक रिवर या रॉग्स इन द हाउस। उसकी त्वचा को अक्सर सूरज के लगातार संपर्क में रहने से कांसे के रूप में चित्रित किया जाता है। अपने युवा वर्षों में उन्हें अक्सर एक हल्की चेन वाली शर्ट और एक सींग वाला हेलमेट पहने हुए दिखाया जाता है। हालांकि अलग-अलग कहानियों के साथ उनकी उपस्थिति अलग-अलग होती है। एक्विलोनिया के राजा के रूप में अपने शासनकाल के दौरान कॉनन अत्यधिक उद्धरण, एक लंबा आदमी, शक्तिशाली कंधे और गहरी छाती, एक विशाल रस्सीदार गर्दन और भारी मांसपेशियों वाले अंग। वह रेशम और मखमल के कपड़े पहने हुए था। उसके समृद्ध जूपोन पर सोने में काम किए गए एक्विलोनिया के शाही शेर थे और एक्विलोनिया का मुकुट उसके चौकोर कटे हुए काले अयाल पर चमक रहा था, लेकिन उसके बगल में बड़ी तलवार उसे शाही परिधानों की तुलना में अधिक स्वाभाविक लग रही थी। उसका माथा नीचा और चौड़ा था। उसकी आंखें ज्वालामुखी नीले रंग की थीं, जो किसी आंतरिक आग से सुलग रही थीं। उसका काला, जख्मी, लगभग भयावह चेहरा एक लड़ाकू पुरुष का था और उसके मखमली वस्त्र उसके अंगों की कठोर, खतरनाक रेखाओं को छिपा नहीं सकते थे। 15 हॉवर्ड ने सिमरियन की कल्पना पूर्व सेल्टिक लोगों के रूप में की थी, जिनके बाल अधिकतर काले और आंखें नीली या भूरी थीं। जातीय रूप से सिमरियन, जिनसे कॉनन संबंधित है, अटलांटिस के वंशज है, हालांकि उन्हें अपने पूर्वजों की याद नहीं है। अपने काल्पनिक ऐतिहासिक निबंध द हाइबोरियन एज में हॉवर्ड ने वर्णन किया है कि कैसे अटलांटिस के लोगों, वह भूमि जहां उनके चरित्र राजा कुल की उत्पत्ति हुई, को एक महान प्रलय के बाद पूर्व की ओर जाना पड़ा, जिसने दुनिया का चेहरा बदल दिया और उनके द्वीप को डुबो दिया, जहां अंततः आयरलैंड और स्कॉटलैंड स्थित होंगे। इस प्रकार वे हॉवर्ड के काम में आयरिश और स्कॉटिश सेल्टिक गेल के पूर्वज है, न कि पिक्ट्स, आधुनिक स्कॉट्स के अन्य पूर्वज जो हॉवर्ड के काम में भी दिखाई देते हैं। उसी काम में हॉवर्ड ने यह भी वर्णन किया कि कैसे सिमरियन अंततः कॉनन के युग के बाद दक्षिण और पूर्व की ओर चले गए, संभवतः काले सागर के आसपास, जहां ऐतिहासिक सिमरियन रहते थे। क्षमताओं। अपने क्रूर रूप के बावजूद कॉनन अपनी बुद्धि के साथ साथ अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करता है। सिमरियन एक बेहद कुशल योद्धा है। संभवतः तलवार चलाने में उसका कोई सानी नहीं है, लेकिन उसकी यात्राओं ने उसे अन्य व्यवसायों में, विशेष रूप से एक चोर के रूप में, बहुत अनुभव दिया है। वह एक प्रतिभाशाली कमांडर, रणनीतिकार और रणनीतिकार होने के साथ साथ जन्मजात नेता भी है। इसके अलावा कॉनन को भाषाओं और कोडों का उन्नत ज्ञान है और वह कुछ प्राचीन या गुप्त संकेतों और लेखन को पहचानने या यहाँ तक कि समझने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, ज्वेल्स ऑफ ग्वाहलुर में हॉवर्ड कहते हैं, दुनिया भर में घूमते हुए इस विशाल साहसी ने बहुत सी जानकारी हासिल की थी, जिसमें विशेष रूप से कई विदेशी भाषाओं को बोलना और पढ़ना शामिल था। कई आश्रय प्राप्त विद्वान सिमरियन की भाषाई क्षमताओं पर आश्चर्यचकित हो जाते। उसके पास अविश्वसनीय सहनशक्ति भी है, जो उसे कई दिनों तक बिना सोए रहने में सक्षम बनाती है। ए विच शाल बी बॉर्न में कॉनन हथियारबंद लोगों से तब तक लड़ता है जब तक कि वह पराजित नहीं हो जाता, उसे पकड़ नहीं लिया जाता और सूली पर नहीं चढ़ा दिया जाता। फिर वह पूरी रात और दिन बिना पानी के बिताता है। हालांकि कॉनन में अभी भी इतनी ताकत है कि वह अपने पैरों से कीले निकाल सकता है, जबकि वह खुद को घोड़े की काठी पर चढ़ाकर 10 मील तक सवारी करता है। एक और उल्लेखनीय विशेषता है उनका हास्यबोध, जो कॉमिक्स और फिल्मों में काफी हद तक अनुपस्थित है, लेकिन चरित्र के बारे में हावर्ड के मूल दृष्टिकोण का एक हिस्सा है।
विशेष रूप से जूथल ऑफ द डस्क में स्पष्ट है, जिसे द स्लिथरिंग शैडो के रूप में भी जाना जाता है। उनका हास्य बोध काफी हद तक विडंबनापूर्ण भी हो सकता है, जैसा कि शैडोज इन जाम्बोला में विश्वासघाती और बदकिस्मत सराय मालिक आराम बख्श पर न्याय के अपने संस्करण को लागू करने से प्रदर्शित होता है। वह अपने सच्चे दोस्तों के प्रति एक वफादार दोस्त है और उसका आचरण बर्बर है, जो अक्सर उसे अपनी यात्राओं में मिलने वाले अधिक परिष्कृत लोगों की तुलना में अधिक सम्माननीय बनाता है। वास्तव में उसका सीधा-सादा स्वभाव और बर्बरता सभी कहानियों में स्थिर है। कॉनन एक दुर्जय योद्धा है, चाहे वह हथियारबंद हो या निहत्था। दीवार की ओर पीठ करके कॉनन स्कोर के हिसाब से विरोधियों से भिड़ने और उन्हें मारने में सक्षम है। यह कई कहानियों में देखा गया है, जैसे क्वीन ऑफ द ब्लैक कोस्ट, द स्कारलेट सिटारेल और ए विच शाल बी बॉर्न। कॉनन अलौकिक नहीं है, हालांकि उसे हॉवर्ड के उपन्यास द ऑवर ऑफ द ड्रैगन में 4 नेमेडियन सैनिकों को हराने के लिए जेलाटा के भेड़िए की मदद की जरूरत थी। उसकी कुछ सबसे कठिन जीतें अमानवीय ताकत वाले एकल विरोधियों से लड़ने से मिली है, जैसे कि रॉग्स इन द हाउस से एक बंदर जैसा मानव या शैडोज इन जाम्बोला में गला घोंटने वाला बालपटेओर। कॉनन अछूत से बहुत दूर है और उसे कई बार पकड़ा या हराया गया है। एक बार शराब के नशे में दीवार से टकराने के बाद खुद को बेहोश कर लिया। कॉनन द एडवेंचरर जेटलैग प्रोडक्शंस और सनबो प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित एक एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला, जो 13 सितंबर 1992 को शुरू हुई, 65 एपिसोड तक चली और 23 नवंबर 1993 को समाप्त हुई। इस श्रृंखला में कॉनन अपने माता-पिता को जीवित मूर्तियों के रूप में शाश्वत कारावास से मुक्त करने के प्रयास में दुनिया भर में सर्प पुरुषों का कॉनन एंड द यंग वॉरियर्स एक एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज है, जिसका प्रीमियर 1994 में हुआ था और यह 13 एपिसोड तक चली थी। डीसी एंटरटेनमेंट ने इस शो का निर्माण किया और सीबीएस ने इस सीरीज को पिछली एनिमेटेड सीरीज के स्पिन-ऑफ के रूप में प्रसारित किया। यह कार्टून कॉनन द एडवेंचरर के समापन के बाद हुआ, जिसमें रैथमोन को हराया गया और कॉनन का परिवार जीवित पत्थर से वापस जीवन में आया। कॉनन को जल्द ही पता चलता है कि उसके एक दोस्त के परिवार को एक दुष्ट जादूगरनी द्वारा भेड़ियों में बदल दिया जा रहा है और उन्हें बचाने में उसकी सहायता करने के लिए उसे 3 योद्धाओं को प्रशिक्षित करना होगा। कॉनन द एडवेंचरर एक लाइव एक्शन टेलीविजन सीरीज है, जिसका प्रीमियर 22 सितंबर 1997 को हुआ था और यह 22 एपिसोड तक चली थी। इसमें जर्मन बॉडी बिल्डर राल्फ मोलर कॉनन की भूमिका निभाई। डैनी वुडबर्न, ओटली, रॉबर्ट मैक्रे, जेबेन और टीजे स्टॉर्म बायू ने उनके सहायक की भूमिका निभाई। कहानी हॉवर्ड के कॉनन की कहानी से काफी अलग थी। इस रूपांतरण में कॉनन एक खुशमिजाज और खुशमिजाज व्यक्ति है। साथ ही इस संस्करण में कॉनन एक अकेला व्यक्ति नहीं है, बल्कि साहसी लोगों के एक मजेदार समूह का सदस्य है। सितंबर 2020 में यह घोषणा की गई थी कि नेटफ्लिक्स एक बड़े सौदे के हिस्से के रूप में एक नई कॉनन टीवी श्रृंखला विकसित करेगा, जिसमें फ्रेडरिक मालमबर्ग से और पाथफाइंडर मीडिया के मार्क व्हीलर नेटफ्लिक्स और कैबिनेट एंटरटेनमेंट के स्वामित्व वाले कॉनन प्रॉपर्टीज इंटरनेशनल के बीच लाइव एक्शन और एनिमेटेड फिल्मों और टीवी शो के अधिकारों के लिए कॉनन लाइब्रेरी के अन्य अधिकार है। 33 डेडलाइन ने पहले बताया था कि अमेजन प्राइम पर एक कॉनन शो पर काम चल रहा था। 34 लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। 35 रॉबर्ट रोड्रिग्ज के अनुसार, जो रोगन एक्सपीरियंस में एक अतिथि के रूप में, उन्होंने जेम्स कैमरून के साथ एक कॉनन ट्रायलॉजी फिल्म पेश की, लेकिन खुलासा किया कि नेटफ्लिक्स ने एक श्रृंखला बनाने के अधिकार खो दिए हैं। 36 कॉमिक्स मुख्य लेख कॉनन कॉमिक्स। यह भी देखे कॉनन डार्क हॉर्स कॉमिक्स। कॉनन के कॉमिक रूपांतरण यकीनन किताबों के अलावा वह साधन है जिसका चरित्र की दीर्घायु और लोकप्रियता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। कॉनन का सबसे पहला कॉमिक बुक रूपांतरण स्पेनिश में लिखा गया था और पहली बार मैक्सिको में 50 के दशक में प्रकाशित हुआ था। यह संस्करण, जो रॉबर्ट ई
हॉवर्ड की संपत्ति से प्राधिकरण के बिना किया गया था। शिथिल रूप से लघु कहानी क्वीन ऑफ द ब्लैक कोस्ट पर आधारित है। 37-38 पहले लाइसेंस प्राप्त कॉमिक रूपांतरण अंग्रेजी में लिखे गए थे और पहली बार 70 के दशक में मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसकी शुरुआत कॉनन द बारबेरियन 1970 से 1993 और क्लासिक सेवेज स्वॉर्ड ऑफ कॉनन 1974 से 1995 से हुई थी। डार्क हॉर्स कॉमिक्स ने 2003 में अपनी कॉनन संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इस किरदार के प्रशंसक है और कॉनन द बारबेरियन कॉमिक पुस्तकें एकत्र करते हैं। 39 ओबामा डेविल्स ड्यू से बराक द बारबेरियन नामक कॉमिक बुक में एक किरदार के रूप में भी दिखाई दिए। 40-41 मार्वल कॉमिक्स ने 1970 में कॉनन द बारबेरियन के साथ कॉनन द बारबेरियन का एक अपेक्षाकृत लोकविश्वसनीय संस्करण पेश किया, जिसे रॉय थॉमस ने लिखा और बैरी विंडसर स्मिथ ने चित्रित किया। स्मिथ के बाद पेंसिलर जॉन बुसेमा ने काम किया, जबकि थॉमस ने कई वर्षों तक लिखना जारी रखा। बाद के लेखकों में जेम डेमेटिस, ब्रूस जोन्स, माइकल फ्लेशर, डग मोएनच, जिम ओवस्ले, एलन जेलेनेच, चक डिक्सन और डॉन क्रार शामिल थे। 1974 में कॉनन द बारबेरियन श्रृंखला ने अधिक वयस्क उन्मुख श्वेतश्याम कॉमिक्स पत्रिका सैवेज स्वॉर्ड ऑफ कॉनन को जन्म दिया, जिसे थॉमस ने लिखा था और कला ज्यादातर बुसेमा या अल्फ्रेडो अल्काला द्वारा बनाई गई थी। मार्वल ने इस चरित्र को अभिनीत कई ग्राफिक उपन्यास भी प्रकाशित किए। उद्धरण वांछित मार्वल कॉनन कहानियों को एक समाचार पत्र कॉमिक स्ट्रिप के रूप में भी रूपांतरित किया गया था, जो 4 सितंबर 1978 से 12 अप्रैल 1981 तक दैनिक और रविवार को प्रकाशित हुआ। मूल रूप से रॉय थॉमस द्वारा लिखित और जॉन बुसेमा द्वारा चित्रित, इस स्ट्रिप को कई अलग-अलग मार्वल कलाकारों और लेखकों द्वारा जारी रखा गया था। डार्क हॉर्स कॉमिक्स ने 2003 में कॉनन गाथा का अपना कॉमिक रूपांतरण शुरू किया। कॉनन नामक इस श्रृंखला को सबसे पहले कर्ट बुसीक ने लिखा था और कैरी नॉर्ड ने इसे चित्रित किया था। जब बुसीक ने डीसी कॉमिक्स के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, तो टिम ट्रूमैन ने बुसीक की जगह ले ली। हालांकि बुसीक के मुद्दों का इस्तेमाल कभी-कभी फिलर के लिए किया जाता था। यह श्रृंखला रॉबर्ट ई हॉवर्ड द्वारा मूल कॉनन सामग्री की व्याख्या है, जिसका पहले की मार्वल कॉमिक्स या हॉवर्ड द्वारा लिखी या कल्पना की गई किसी भी कॉनन कहानी से कोई संबंध नहीं है, जो पूरी तरह से मूल सामग्री द्वारा पूरक है। दूसरी श्रृंखला कॉनन द सिमेरियन को 2008 में टिम ट्रूमैन, लेखक, और टॉमस क्योरेलो, कलाकार, द्वारा रिलीज किया गया था। यह श्रृंखला 26 अंकों तक चली, जिसमें एक परिचयात्मक 0 अंक भी शामिल था। डार्क हॉर्स की तीसरी श्रृंखला कॉनन रोड ऑफ किंग्स दिसंबर 2010 में रॉय थॉमस, लेखक, और माइक हॉथोर्न, कलाकार, द्वारा शुरू हुई और 12 अंकों तक चली। चौथी श्रृंखला कॉनन द बारबेरियन फरवरी 2012 में ब्रायन वुड, लेखक, और बेकी क्लूनन, कलाकार, द्वारा शुरू की गई। यह 25 मुद्दों तक चली और रॉबर्ट ई हॉवर्ड की क्वीन ऑफ द ब्लैक कोस्ट पर विस्तारित हुई। पांचवीं श्रृंखला कॉनन द एवेंजर अप्रैल 2014 में फ्रेड वैन लेंटे, लेखक, और ब्रायन चिंग, कलाकार, द्वारा शुरू की गई थी। यह 25 मुद्दों तक चली और रॉबर्ट ई हॉवर्ड की द स्नाउट इन द डार्क और ए विच शाल बी बॉर्न पर विस्तारित हुई। डार्क हॉर्स की छठी श्रृंखला कॉनन द स्लेयर जुलाई 2016 में कुलेन बुन, लेखक, और सर्जियो डेविला, कलाकार, द्वारा शुरू हुई। 2018 में मार्वल ने अधिकारों को पुनः हासिल कर लिया और फरवरी 2019 में कॉनन द बारबेरियन और सैवेज स्वॉर्ड ऑफ कॉनन दोनों के नए रन शुरू किए। कॉनन सैवेज एवेंजर्स शीर्षक में भी प्रमुख है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया और 2022 में इसका दूसरा खंड प्राप्त हुआ। 2022 में यह पता चला कि टाइटन पब्लिशिंग ग्रुप ने कॉनन कॉमिक्स बनाने के लिए हीरोइक सिग्नेचर से अधिकार हासिल कर लिए हैं, जिसकी एक नई चल रही श्रृंखला मई 2023 में रिलीज होने वाली है।
42। तो दोस्तों बजट की बात की जाए इसके पार्ट 1 की जो भी आखिरी के अंदर देखने को मिला था एक्शन वर्जन के अंदर, जो कि हमें 11 अगस्त 2011 को देखने को मिला था एक्शन वर्जन, और इसका बजट 90 मिलियन का था, जिसमें इसने कलेक्शन लगभग बराबर किया था। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई थी, इस वजह से मैं अगर थोड़ा डिले हुए। बाकी अब अगला पार्ट हमें देखने को मिल सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा, आगे मैं इसकी और डिटेल आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।